अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मासूमों को तो बख्श देते, तुम्हें हैवान यूं ही नहीं कहती दुनिया। उसकी बहुत बड़ी वजह है। बात अफगानिस्तान की धरती को जन्नत से जहन्नुम बनाने वालों की आज होगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से करूंगा और उसे साबित करने के लिए सबूत भी दूंगा। हैवान। जरा देखिए, ये एक तस्वीर देखिए। कलेजा चीर देने वाली है यह तस्वीर, रुला देने वाली, सोचने पर मजबूर कर देने वाली तस्वीर कि क्या दुनिया के दिग्गज, महारथी, शक्तिशाली मुल्कों को इन तस्वीरों को देखने के बाद भी चैन से नींद आ रही है? आखिर कैसे एक मुल्क पर आतंकियों का कब्जा होते दूसरा मुल्क देख सकता है? कैसे कोई तालिबान का सपोर्ट कर सकता है? ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, इनको बहुत गौर से देखिएगा। बच्चों को उनके मां बाप के सामने गोली मारा जा रहा है। जिन जगहों पर अफगान फोर्सेस का कब्जा है, उन जगहों पर काबिज होते ही जो लोग तालिबान के स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते, उनको काफिर बताकर, वेस्टर्न कंट्रीज का अंधा अनुयायी बताकर गोली मार दी जाती है। और सिर्फ उनको नहीं मारी जाती, उनके मासूम बच्चों को भी मार दिया जाता है। और कई बार मासूम बच्चों को इसलिए कि वो उन मदरसों में जाकर पढ़ें जहां तालिबान कहते हैं अगर इस बात से इनकार किया गया तो बच्चों को वहीं उनके मां बाप के सामने हलाक कर दिया जाता है। और जो बेचारे जीते रह जाते हैं, वो किस तरह की मानसिक स्थिति से होकर गुजरते होंगे, उनके बाल मन पर क्या असर पड़ता होगा, उसके बाद दुनिया देखने का उनका नजरिया कैसा हो जाता होगा, ये कुछ देर के लिए सोचकर देखिएगा। एक एडल्ट के सामने भी अगर हिंसा का नंगा नाच हो तो उसके जहन पर, उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और फिर अगर वो जहन से कच्चे, दिल के नर्म किसी बच्चे के सामने अंजाम दिया जा रहा हो तो उस पर क्या बीतेगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर दुनिया खामोश है। तालिबान के बढ़ते वर्चस्व पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन चुप हैं। बच्चों और महिलाओं के हालात पर सभी मुल्क तमाशबीन बने हुए हैं। अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा डर, बच्चों को आतंकी बनाने, महिलाओं से बलात्कार करने की घटनाएं और उनका खौफ दोनों ही बढ़ गया है। शरिया कानून लागू करने की सनक में नागरिकों के साथ वो किया जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सजाएं वो दी जा रही हैं जो उनके मुताबिक इबरतनाक हैं, लेकिन अगर आप उसे देख लेंगे तो क्या जानवर भी ऐसा कर सकते हैं, यह ख्याल कई बार दिमाग में आएगा। और सोचिए, एक वो तस्वीर सोचिए जिसमें ऐलान की एक तस्वीर आई थी। ऐलान कुर्दी की तस्वीर याद होगी आपको। समुद्र के किनारे पेट केवल लेटे हुए बच्चे का शव, उस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऐसे कितने ऐलान यहां गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में इनके लिए कहीं कुछ सोचा जा रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जब कभी इंटरनेशनली कहीं पर गलत होता हुआ दिखाई दे तो न सिर्फ उसकी पहचान की जाए, न सिर्फ उसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए, बल्कि वहां जाकर इंटरवीन किया जाए और वक्त रहते रोका जाए। ह्यूमन राइट वॉच क्या कर रही है? रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या उसने यहां की हकीकत देखी है? यूनाइटेड नेशंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार कहते रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस को अगर आज के दौर में भी प्रासंगिक बना रहना है तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आज के हालात में क्या वो अपनी भूमिका सकारात्मक और सक्रिय रूप से निभा पा रहा है। लेकिन क्या ये
अफगानिस्तान में दिखाई देता है? और क्या जो आशंकाएं और जो डर इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, क्या वो सच साबित नहीं हो रहा कि ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं? जब वक्त आता है तो ये कहीं पर कारगर साबित नहीं होते। चाइना में देख लीजिए, वायरस इजाद किया गया, वायरस को जानबूझकर लोगों में बायो वेपन के तौर पर फेंका गया, लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज लाचार नजर आती हैं। अफगानिस्तान को देख लीजिए, एडल्ट्स को मार रहे हैं, महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों तक को हलाक कर रहे हैं। कहां हैं ये इंटरनेशनल बॉडीज? आज का ये सवाल बहुत अहम है। सोच कर देखिएगा, ऐसे किसी हालात में अपना तसव्वुर करके देखिएगा, फर्ज कीजिएगा कुछ देर के लिए कि अगर आप या आपका परिवार ऐसे हालात में है तो इस दुनिया से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो बच्चा जो आज अफगानिस्तान में कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से, आप आजकल क्योंकि तालिबान को इमेज बिल्डिंग की भी चिंता है, वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं इन कामों में हम शामिल नहीं है, बच्चों और खवातीनों पर तो हम बिल्कुल जुल्म नहीं करते। लेकिन असलियत यह है कि उनका वही शरिया वाला उनकी जहनियत अभी कायम है और उसके हिसाब से उनको जो समझ में आता है लोगों को सजाएं दे रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, मासूमों के लिए जहन्नुम अफगानिस्तान। 80,000 बच्चे, इसकी कल्पना करके देखिए, यह गिनती 1 से शुरू कीजिए और 80,000 तक सिर्फ गिनते चले जाइए, देखिए गिनने में कितना वक्त लगता है। 80,000 बच्चे 2 महीने में विस्थापित हुए। 7% बच्चों की मौत हो गई। 5 साल से पहले 7% बच्चों ने यह दुनिया छोड़ दी तालिबान की वजह से। 38% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इसकी वजह से तमाम तरह के स्टंटिंग जोखिम लेने के लिए मजबूर हैं, जिनमें तालिबान के इशारे पर गन थामना भी है, रॉकेट लॉन्चर थामना भी है। 13 साल की उम्र में रॉकेट लॉन्चर पकड़ा देते हैं बच्चों को। 42% बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, 42% बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। 21% बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर हैं। 21% बच्चे मजदूरी के लिए मजबूर। 15% बच्चे युद्ध के कारण भागने के लिए मजबूर। 55% लोग गरीब। और उन परिवारों में बच्चों का क्या हो रहा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुपोषण, गरीबी ऐसी कि मजदूरी या फिर उनकी गुलामी, जो अपने आप को शरिया के मुताबिक चलने वाला बताते हैं और 1 सेकंड नहीं लेते किसी की जान लेने में, महिलाओं का बलात्कार करने में, जो मन आता है वो करने में और ये कहने में कि ये तो सब हम जो लिखा हुआ है उस हिसाब से कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, प्रोफेसर राजन कुमार, विदेश मामलों के जानकार, प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, इतिहास ने क्या दिखाया उससे इस दुनिया ने क्या सबक सीखा। यूनाइटेड नेशंस का गठन भी तो सबक लेकर ही हुआ था ना, आज क्या माना जाए वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्या गुजरती होगी अगर कोई बच्चा जीता रह जाता होगा, अपने सामने ये सब घटता हुआ देखता होगा, घर की महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, बाप का कत्ल, अगर जी भी जाता होगा तो किस जहनियत के साथ जीता होगा। वो बच्चे जिनकी ट्रैफिकिंग करके उनको मदरसों में दाखिल करा दिया जाता है और कुछ ही दिनों में उनके घर में यह समझा जाता है कि वो तालीम हासिल करने गया है, लेकिन उनको तालिबान बनाकर भेजा जाता है, उस बच्चे की जहनियत में क्या असर पड़ता होगा। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। बड़े टेसिट हैंड से, ऐसे टेसिट हैंड कि वो पूरी दुनिया को नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। ये जो आग लगाई जा रही है, क्या इसमें पाकिस्तान का दामन नहीं झुलसेगा? इसी सब मुद्दे पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम सवाल अचल मल्होत्रा साहब से करना चाहता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि वो इंटरनेशनल बॉडीज क्यों बनाई गई थी, वो साझा इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाए गए थे? ऐसे ही समय के लिए तो बनाए गए थे ना, और अगर बनाए गए थे तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं क्या? नहीं दिनेश, आपने आज एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठाया है और हिंदुस्तान, जैसा कि आपने भी मेंशन किया है, इज इन द फोर फ्रंट। हमने ये बार बार बात उठाई है कि जितनी भी यूएन बॉडीज हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स है, सबको वक्त आ गया है कि इनको रिफॉर्म किया जाए, इन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है इन्हें रेलेवेंट बनाया जाए। दिनेश, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है क्या? इनके पास हथियार जो हैं, सिवाय रेजोल्यूशंस पास करने के या सैंक्शंस लगाने के अलावा, बची खुची अगर बात बनती है तो इनके पास है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस।
और आप हैरान हो जाएंगे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, अगर आप उसकी लिस्ट उठा के देखें तो उसमें भारत के अलावा आपको मिलेंगे बांग्लादेश, रवांडा और अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है। और यूएन की सबसे बड़ी बॉडी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आफ्टर ऑल जब उसी के खिलाड़ी जो उसके 5 सबसे कम से कम 3 जैसे आप कह लें, रशिया, चाइना और अमेरिका, जब वो तीनों ही अलग अलग एजेंडा पे काम करेंगे, जब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही अलग अलग होंगे, तो फिर जो हालात अफगानिस्तान में हो रहे हैं उस पर कौन तवज्जो देगा। आज की तारीख में सभी जो है इसका डायग्नोज करने के लिए तो तैयार हैं, आपके पास एक से एक बढ़िया डायग्नोसिस देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए जो अफगानिस्तान की जो समस्या मेडिकल प्रॉब्लम का ये जो उसे ट्रीटमेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन भी है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी के सभी क्रॉस पर्पसेस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो डिवाइड, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। डायग्नोसिस तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कहां है वो समझ में नहीं आ रहा है। अचल मल्होत्रा साहब ने बहुत बड़ी बात ये भी कही कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मजबूर नजर आ रहे हैं। अगर मजबूर नजर आ रहे हैं तो क्या इनको रिविजिट, रिव्यू करने का वक्त आ गया है? मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जाना चाह रहा हूं आगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। ये आप लगातार देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। तालिबान के इशारे पर चल रहा है पाकिस्तान। मजबूर अफगानियों को बॉर्डर पार नहीं आने दे रहा। पाकिस्तान की सेना के साथ अफगानी लोगों की झड़प हो रही है। बच्चों और महिलाओं तक पर पाकिस्तान की सेना ने मारपीट की है। तालिबान के डर से पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे हैं अफगानी। और आप देखिए, यहां जब भारत के नागरिकों के संदर्भ में भारत ने एक बिल पास किया तो पाकिस्तान में कितनी मिर्ची लगी थी, धर्म का हवाला देकर बातें की जा रही थी। अब क्या उम्मा के हवाले से उनको ये मजबूर लोग नजर नहीं आते, जिनको अपने यहां पर कम से कम शरणार्थी के तौर पर उनको आने देना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल कपिल कुमार साहब। दुनिया भर में जो शरणार्थी गए, खास तौर से पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड, उन्होंने क्या किया ये यूरोप के कई मुल्क बता रहे हैं, और यहां पाकिस्तान जिनको शरण देनी चाहिए उनको शरण भी नहीं दे रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने मुझे बताइए कि आज तक शरण किसको दी है। और जब रूस ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तो जिनको शरण दी थी उनके हाथ में बंदूक थमा के उन्हें तालिबानी बना दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन यूनाइटेड नेशंस और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात कर रहे हैं कि ये इनको रिवैम्प किया जाए या क्या किया जाए, मेरा तो सवाल ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं? मंगल ग्रह पे एग्जिस्ट करते हैं या नॉर्थ पोल के ऊपर है या साउथ पोल के ऊपर है? इतनी बड़ी बड़ी डिक्लेरेशंस करके यूएन बनाई गई थी कि दोबारा वर्ल्ड के अंदर उस तरीके की चीजें रिपीट ना हो। जब फासिज्म को कंडेम किया गया था, मास मर्डर्स को कंडेम किया गया था, और वो यूएन का आज ये नतीजा है। ये यूएन है हमारे सामने, इसलिए बनाई गई थी ये यूएन। शर्म आनी चाहिए। और कोई मुल्क उठ के खड़ा होकर तैयार नहीं है इस बात को कहने को यूएन के अंदर कि अगर ये तुम्हारा रवैया रहेगा तो बंद करो इस यूएन की दुकान को अपने, जिसके अंदर हम भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देते हैं उस यूएन के अंदर। आपका मैं एक अभी कैप्शन देख रहा था, मासूमियत को ना मारे। दिनेश जी, मासूमियत की चिंता तो उसको होती है जो मासूमियत को समझता है कि मासूमियत क्या है और जिसे मासूमियत की जरूरत होती है। जिनकी पैदाइश ही हैवानियत करने को हुई है, जो हैवान बने हुए हैं, उन्हें नामासूम बच्चे चाहिए, नामासूम औरतें चाहिए। उनको तो वो चाहिए जो 5-6 साल की उम्र से ही हाथ में बंदूक लेकर के चले और जो उनका झंडा है उस झंडे को दुनिया के अंदर फैलाए। मेरी आज एक बात लिख करके रख लीजिए, मैंने पहले दिन से प्रेडिक्ट किया था कि इनकी साइकी को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि जयंती जी मौजूद है यहाँ पे, कि जब तक आप तालिबानियों की साइकी नहीं समझेंगे, आईएसआईएस की साइकी नहीं समझेंगे, अल कायदा की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे कि इनके पीछे क्या मानसिकता काम करती है, आप इनको नहीं समझ सकते। और इनके पीछे जो मानसिकता आज काम कर रही है, बड़ा अफसोस होता है। आज भी मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, एक बड़े भारी इस्लामिक स्कॉलर ये कह रहे थे
कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। अरे भाई, इस्लाम में उसकी इजाजत नहीं है तो फिर इस्लाम के नाम पे ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा है इसका झंडा फैल रहा है कि सीरिया से लेकर के और बर्मा तक उन्हें जो है झंडा फैला करके। कपिल सर, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है कि वो ये तो कह देते हैं। आपकी इस बात को एक्सटेंड कर रहा हूं सर। इसी हवाले से पूछा गया कि भारत ने जो निर्माण कार्य किए हैं अफगानिस्तान में, उनको क्यों ध्वस्त किया जा रहा है तालिबान की तरफ से? उन्होंने कहा ये क्रॉस फायर में फंस गए होंगे, हमने नहीं ध्वस्त किया, हम तो चाहते हैं बच्चों के स्कूल बने रहे। मैं आपके पास आ रहा हूं सर। कपिल सर, जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। एक्चुअली उनसे भी कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। जावेद गफ्फारी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे अव्वल तो यह समझना चाहता हूं कि बच्चों पर जुल्म, एक इंसान होने के नाते, मैं अभी पाकिस्तान से जावेद गफ्फारी से बात नहीं कर रहा हूं, हम सबसे पहले इंसान हैं जावेद गफ्फारी, कैसे देखते हैं आप इसको? दिनेश, बच्चों पे जुल्म, खवातीन पे जुल्म, किसी चीज के ऊपर जुल्म, इवन परिंदे के ऊपर और कुत्ते के ऊपर भी, यानी कि जितने भी वो है बने हुए अल्लाह ताला की वो मखलूक है, जुल्म करने वाला लानती है। आपकी बात को मैं आज उसी तरह कह रहा हूं जैसे आपने मुझे कहा कि जी पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी हूं या मैं हूं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। इंसान अशरफुल मखलूकात है और इसकी ड्यूटी यही है कि वो पूरी मखलूक का ख्याल करे, अमन से चलाए सारे सिलसिले। जो गलत कर रहा है, चाहे वो बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है या वो बुजुर्गों के ऊपर या खवातीन के ऊपर, वो गलत कर रहा है। जो गलत है वो गलत है। जावेद गफ्फारी, उनको आने दीजिए ना बेचारों को। अगर वो आना चाह रहे हैं तो बॉर्डर खोलिए ना उनके लिए। हमने तो खोला हुआ है बॉर्डर। दिनेश जी, आप भी खोल दीजिए ना। 25 लाख तो हमारे पास बैठे हुए हैं, आप भी ले लीजिए कुछ वजन। हम सारा तो हम ऑलरेडी 25 अरे लाख। आप वहां से अगर सीज फायर वायलेशन करना रोकें, वहां अमन बहाली करें, तो हमने बॉर्डर कभी तस्वुर भी नहीं किए थे। हमने तो अलग देश भी तस्वुर नहीं किया था। वो तो आपके जो रहनुमा है वो टू नेशन थ्योरी लेकर आए, अलग चले गए और अब वहां हालात ये कर दिए। और उसमें भी अगर हम अपने नागरिकों को, उन लोगों को जो बेचारे वहां माइनॉरिटी, उनकी तरफ अगर कुछ कहते हैं उसमें आपको मिर्च लग जाती है। आप कहते हैं कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के लिए क्यों कर रहे हैं, हम अपने घर में क्या। मैं सबसे बड़ी बात, मैं आपने इंसानियत का तकाजा दिया जावेद गफ्फारी, मैं तू मैं में चीजों को गुम नहीं होने देना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आपका मुल्क क्या सोच रहा है अफगानिस्तान में जो चल रहा है, अगर आप समझते हैं कि खवातीनों पर, बच्चों पर जुल्म हो रहा है तो। हमारे वजीर आजम ने बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी है कि भाई हमारी बात तालिबान नहीं सुन रहे। आपके कानों तक ये पहुंची होगी बात, उन्होंने जबान से कही है, ना ट्वीट है और ना ही कोई प्रेस रिलीज है। उन्होंने कहा है कि अफगानी तालिबान हमारी नहीं सुन रहे और अफगानिस्तान की हुकूमत ऑलरेडी हमारी नहीं सुन रही थी। आपको पता है कि उन्होंने फजूल तरीन बातें भी कर दी हुई है पाकिस्तान के ऊपर। अब जो हुकूमत भी नहीं चाहती कि हम उसको कोऑपरेशन ये जो आप कह रहे हैं जावेद गफ्फारी, आपने पता नहीं वो गाना सुना है कि नहीं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल वही है। जैसे ही पब्लिक में कुछ बोलने की बात आती है तो हम दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं, कोई लेना ही देना नहीं है। ये सच्चाई आप जमाने से कब तक छिपाएंगे जावेद गफ्फारी? लेकिन इस बात को लेकर नहीं, मैं राजन कुमार साहब के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, इनको जरा सुन लीजिए, मैं आपके पास आता हूं जावेद गफ्फारी। प्रोफेसर राजन, ये क्या दुनिया पे भी क्या जो कहा जाता है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, क्या उनका अपराध नहीं लिखा जाएगा कि अफगानिस्तान में ये सब चल रहा था और वो मूक होकर देख रहे थे? दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अभी जो मजबूरी है पूरे विश्व के सामने हम देख रहे हैं कि विश्व जिस ढंग से इंटरफेयर वहां पे इंटरवीन करना चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं कर पा रहा। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी सी इजाजत देंगे जावेद साहब की बात को मैं ये करने के इलैबोरेट करना चाहूंगा। जावेद साहब ने आधी बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बात ना तो तालिबान सुन रहा है और ना ही वहाँ की सरकार सुन रही है। नहीं, ये सच नहीं है। अभी स्टेटमेंट जो इमरान साहब का है उसमें उन्होंने यह बोला है कि अफगान की सरकार यानी कि अशरफ घानी की सरकार जब तक नहीं जाती है तब तक तालिबान वहाँ पे डायलॉग नहीं करेगा। तो इससे क्या निकलता है? इससे सीधा मकसद, इससे सीधी बात यह आती है कि पाकिस्तान वहाँ पे चाहता है कि अशरफ घानी की सरकार जाए, तालिबान का वहाँ पे कब्जा हो और फिर वहाँ पे हम वार्तालाप करें। तो इसलिए अब पाकिस्तान का रोल बिल्कुल क्लियर है और जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट का पाकिस्तान से, उससे बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान किस ढंग से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और अशरफ घानी के जाने का वेट कर रहा है। और पाकिस्तान के सपोर्ट के बिना तालिबान इतनी मजबूती से वहाँ पे प्रोविंसेस जिस ढंग से कैप्चर किया है कैपिटल्स को, प्रोविंशियल कैपिटल्स को, उस ढंग से नहीं कर पाता। जिहादी फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, ISI हैं,
बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे पाकिस्तानी फोर्सेज है जो कि वहां पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात जहां पे आपने तटस्थता की बात की, एक वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अभी दिक्कत यह है कि जो यूनाइटेड नेशन एज ए बॉडी काफी इफेक्टिवली काम कर सकता था, वो कंप्लीटली अभी डिवाइडेड हाउस है। वहां पे जो राजनीति है वही राजनीति दिख रही है जो कि हमने शीत युद्ध के समय देखा था कि पहले सोवियत यूनियन उसका अपोज करता था। अभी के समय में आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई भी रिजोल्यूशन अगर पीस कीपिंग की बात करें तो वो इसलिए नहीं पास हो सकता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि चीन उसका विरोध करेगा। चीन अपने तरीके से, तो ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। अभी हमारे एक सम्मानित मेहमान ने कहा कि रेजोल्यूशन पास करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और आपने कहा कि वो रेजोल्यूशन भी पास नहीं कर पा रहा है। वहां चाइना का इतना दबदबा है कि अब तो रेजोल्यूशंस भी पास नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता के पास एक महत्वपूर्ण बात ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। डॉक्टर जयंती, सबसे आखिर में आ रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपके पास आकर पूछ रहा हूं। ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, हम सब अब ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सोच लेना कि अफगानिस्तान में चल रहा है, चलने दो, वहां बच्चे तक मारे जा रहे हैं, मारे जाने दो, ये मानसिकता ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये मानसिकता के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहे हैं। आज आप प्रोविंसेस में देख रहे हैं, आप अपने नेबरहुड में देखिए। जब हम अपने बचपन में झांकते हैं तो बच्चा बच्चा होता था, वो उसका बच्चा इसका बच्चा ऐसा नहीं होता था। इसके घर में हो रही है, होने दो, मेरे घर में तो नहीं है। आप ये यकीन मानिए दिनेश जी, आज जो हालात अफगानिस्तान की हो रही है और जो लोग अपने में खुश हो रहे हैं कि चलो उनके साथ हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। आप देखिए तालिबानियों की जो मानसिकता है वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। वो अगर राज करेंगे तो किनके ऊपर राज करेंगे? जिनके ऊपर आप इतने सता रहे हो, बचपन को कत्ल कर रहे हो, औरतों को सता रहे हो, तो ये अगर बच भी जाते हैं तो दे विल हैव anomalies in their psyche, और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला। ये definitely a time will come when they will try to cross the border, क्योंकि जिनके पास हैवानियत के सिवा और कुछ नहीं है, इनके दिमाग में और कुछ चलती ही नहीं है, ये सोचने के काबिल नहीं है, ये बीमार है, ये बीमार लोग हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता बहुत हमारे यहाँ की सम्मानित और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत कायदे की बात कहने वाली संभ्रांत महिलाओं में से एक हैं। और डॉक्टर जयंती दत्ता का ये कहना है कि वहां अगर इसी तरीके से एनॉमली होती गई और इसी तरीके से एनार्की होती गई तो सबसे पहले उस आग की आंच आपको आएगी। जावेद गफ्फारी साहब, इस बात को समझिएगा। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के आगे बड़े मुल्क पीछे हटे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा की कोशिश अपने लोग निकालेंगे। अमेरिका ने 3000 मरीन कमांडोज को काबुल भेजा। ब्रिटेन, कनाडा भी काबुल में स्पेशल ऑपरेशन करने वाले कमांडोज को भेज रहे हैं, और उनका सिर्फ जो उद्देश्य है वो ये है कि वहां उनके जो सपोर्टर्स हैं या सीधे सीधे उनके जो लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट कराया जाए। अब इस हालात को भी समझने की कोशिश करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अचल मल्होत्रा साहब, ये थोड़ा समझाइए। पहले डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका का वहां पहुंचना, वहां की स्थिति को बदलना, वहां पर एक नए तरह की सरकार के स्थापित होने में इंस्ट्रूमेंटल होना, और अब ये कहना कि वहां पर अब वहां के नागरिक और वहां की सरकार सेल्फ रिलायंट हो, खुद अपने मुल्क को संभाले, थोड़ी बहुत मदद इधर उधर से करना। ये सिनेरियो समझाइए सर। देखिए दिनेश, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका ने वहाँ इंटरवेंशन करी थी 20 साल पहले, वो डेमोक्रेसी के नाम पे नहीं करी थी। उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। वो चुप थे जब तक वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला नहीं हुआ, और जो ओसामा बिन लादेन जब तक अफगानिस्तान या पाकिस्तान में छुपे नहीं थे, उनका तो इंटरवेंशन जो थी वो वॉर ऑन टेररिज्म का एक अभिन्न अंग था। उनकी टॉप प्रायोरिटी यही थी, वॉर, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म। वो उद्देश्य उनका 10 साल में पूरा हो गया। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, रीजनल पावर्स ने, सब ने मिलकर वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में मदद करी। हमने बहुत मदद करी वहाँ रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका की साइकोलॉजी ये हो गई है कि जैसे वो वियतनाम में पिट गए थे, वो अफगानिस्तान में कंक्लूसिवली आतंकवाद को, टेररिज्म को और ये तालिबान को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो उनके काफी समय से उन्होंने सोच लिया था कि वहां से निकल जाएंगे। हकीकत निकल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप ये भी देखिए अचल मल्होत्रा साहब कि वहां पर अगर बच्चों महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है, साइकी के बारे में अभी चर्चा हो रही थी। जयंती जी, मैं आता हूं आपके पास। क्या अमेरिका ने अपना टास्क अकम्प्लिश किए बगैर उसको छोड़ दिया है, और अब वो सांप है क्या
जो अब की बार आएगा तो फिर बहुत बुरा डसेगा। कहते हैं सांप को या तो पूरा मारो या छेड़ो मत। ये मैं समझना चाहता हूं कपिल साहब से। कपिल साहब, इतिहास क्या बताता है इस बारे में? देखिए, बात ये इनके फेल होने की यहीं पे नहीं है। अभी उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ऊपर क्या होकर के दिया वो आपके सामने है। यूएन ने उसमें क्या किया। मैंने उस दिन भी आपके यहाँ डिबेट पे एक ये बात कही थी कि आज चीन और आईएसआईएस और पाकिस्तान ये मिलके अपना अलायंस बना चुके हैं। आप मेरी बात को याद रखिए, इन्होंने अपने डोमिनियन के एरिया तय कर लिए हैं और उनके अंदर ये प्रभावित हो रहे हैं। और जब तक दुनिया के ये मल्टीनेशनल अपनी प्रॉफिट बनाने की हवस से बाहर नहीं निकलेंगे तो इनका जब इजाद ही नहीं रहेगा। अभी आप ये देखिए, ये जो गज़वा हिंद है, अभी अफगानिस्तान के अब तालिबान आने के बाद ये गज़वा उज़्बेकिस्तान कैसे बनता है, ये गज़वा ईरान कैसे बनता है, ये गज़वा यूरोप कैसे बनता है। आज मेरे शब्दों को याद करिए रखिएगा कि इतिहास हमें ये बता रहा है कि अगले 6 महीने में देखिएगा आगे क्या होता है। और तब मैं पूछ, और पाकिस्तान का तो मैं देखिए, मुझसे पाकिस्तान के वजूद की बात ही मत करिए। पाकिस्तान अपना वजूद खो चुका है, पाकिस्तान इनका गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान के किसी जनरल, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी उसके अपना कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान लेकिन इतनी बड़ी जा रहा है कपिल फेरिटिक्स के द्वारा। सर इतनी बड़ी हकीकत को पाकिस्तान की आवाम, वहां के हुक्मरान और फौज जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वहां की आवाम इसको नजरअंदाज कैसे कर रही है? इस मुद्दे पर मैं जरा 1 मिनट के लिए आप दोनों की बात कराना चाहता हूं, प्रोफेसर कपिल कुमार और जावेद गफ्फारी। 1 मिनट के लिए डॉक्टर जयंती, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं, प्रोफेसर कपिल कुमार, जावेद गफ्फारी आपके सामने है। जरा ये बात कहिए, वो मानेंगे नहीं, स्टेट है और पूरी तरह से फंक्शनल स्टेट है। जावेद साहब आदाब जादव साहब, देखिए, ऊपर से आप कुछ भी कह लें, अंदर से आप भी दिल से ये जानते हैं इस समय कि हुकूमत किसके हाथ में है, किसके हाथों में रही है। और ये आज से नहीं, मैं सन 47 से बात कर रहा हूं कि लियाकत अली जी के कत्ल के बाद से जो पाकिस्तान सोचा था जिन्ना और लियाकत अली ने, क्या उस पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी रही? अगर वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में रही होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। अगर वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी तो छोड़िए, अगर इस्लाम की जो बात पाकिस्तान करता है, अगर इस्लाम को भी बचाने की और मुसलमानों की बात जो पाकिस्तान करता है, तो बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं उनके ऊपर वो अत्याचार ना किए गए होते। जो कश्मीरियों के ऊपर आज भी हो रहा है, जो आके मारे जाते हैं जवाब देंगे, वो भी कश्मीरी मुसलमान है। दिनेश जी, और जो उल्गार के ऊपर हो रहा है उस पे जबान नहीं खुलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि पाकिस्तान का जो मुसलमान और इस्लाम की दुहाई देता है उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। चंद लोगों ने, देखिए सुन लीजिए एक बात और मैं कह दूं लास्ट में, पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? पाकिस्तान बनाने वाली जनता नहीं थी मुसलमानों की हिंदुस्तान में। पाकिस्तान बनाने वाले वो चंद लोग थे जो नवाब और रईस थे उस जमाने के, जब ढाका से नवाब ने मुस्लिम लीग बनाई थी। ये वो लोग थे और इन लोगों ने आर्मी के साथ मिलकर के पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हुकूमत। ठीक है सर, आपके कहने का लब्बो लुआब ये कि ये धर्म की आड़ में अपना हित कैसे सधे, अपना स्वार्थ कैसे सधे, और सबसे बड़ा रुपया। जावेद गफ्फारी, ऐसे में एक दिन तो कहीं भागने के लिए जमीन भी नहीं बचेगी। जावेद गफ्फारी, जरा जवाब ले लें इसका प्रोफेसर कपिल कुमार। दिनेश जी, पाकिस्तान एक मुमलिकत है, पाकिस्तान एक मुल्क है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, 1947 से लेकर अब तक हम क्राइसिस से नहीं निकल सके। उसकी रीजन कौन है ये भी जरा जान लीजिए। आप खुद बता दीजिए कि 1971 में इन्वॉल्व कौन था, 1965 में कौन चाय पीना चाहता था, सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, उसके बाद भी वारदात को कौन करता है? आपको जावेद गफ्फारी, आज मान लिया आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन आपको याद है ना, बर्तन भांडे तक यहां से गए थे हिंदुस्तान से। आपने जब हिंदुस्तान को काटा उसके बाद बर्तन भांडे तक यहां से भेजे गए थे। अब उन जख्मों को मत कुरेदिए, लेकिन आज आपने ये मान लिया, कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और ये बात मैं हिंदुस्तान की जनता के सामने दोहरा देना चाहता हूं। पाकिस्तान के मकबूलो मारूफ पत्रकार सहाफी जावेद गफ्फारी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद, अफगानिस्तान से इस वक्त की अहम खबर है, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अफगान के राष्ट्रपति।
आज शाम या कल तक अशरफ गनी का संबोधन देश को संबोधित करते वक्त दे सकते हैं इस्तीफा। गनी के इस्तीफे का ही इंतजार कर रहा है पाकिस्तान। अब क्या होगा? अशरफ गनी के इस्तीफे के बाद क्या होगा? किस तरह की सरकार बनेगी और उसमें वहां की जनता का से कितना होगा? डॉक्टर जयंती के पास अब मैं जाता हूं। डॉक्टर जयंती, आप जिस मानसिकता की दुहाई दे रही थी वो तो अब सिंहासन पर बैठने वाली है। कोई बात नहीं, आप देखिए सिंहासन पे बैठती कितनी देर के लिए है। आप ये मेरे से लिखवा लीजिए, ओसामा बिन लादेन एक इंडिविजुअल नहीं, अब ग्रुप में पैदा होगा। आप रूल किस पे करेंगे? आपको एक कंट्री चलाने के लिए आपको कुछ सलीके वाले इंसान चाहिए जिनके सोचने की क्षमता है। आप ये जिक्र कर रहे थे आवाम की आवाज़। आप ये देखिए कौन से मुल्क ऐसी है जहाँ पे आवाम की आवाज़ सुनी जाती है। पाकिस्तान तो सर्टनली इज ऑलरेडी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। वहाँ पे औरतें नहीं सेफ, वहाँ पे बच्चे नहीं सेफ। और यहाँ पे देखिए जहाँ ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, ऑल दीज कंट्रीज दे आर जस्ट थिंकिंग यहाँ जो बच्चे, मैम, अगर ये जो बच्चे बचेंगे यहाँ पर ये सब देखने के बाद, उनकी जहनियत कैसी होगी? वो कैसे इंसान बनेंगे? आप डेफिनेटली दे विल बी ऑफ वायलेंट टेम्परामेंट। उनके पास और कोई सीख होगी ही नहीं। आप देखिए, आप यूएनओ की बात कर रहे हैं, कहाँ गई यूनिसेफ, कहाँ गए रेड क्रॉस? ये लोग कहाँ हैं जब इतने इतने कंट्रीब्यूशंस लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सारे नजरअंदाज कर देते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि बच्चों के ऊपर किस तरह से ये जुल्म डाल रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए डॉक्टर जयंती, आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर मैं जाता हूं। एक बार फिर से बात वहीं जीरो इन करती है कि अचल मल्होत्रा सर, ये जो फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एक बड़ा हिस्सा इनको देते हैं, वो मैन पावर हो, अपने सोल्जर्स हो या फिर पैसा हो, फिर इन ह्यूमन राइट वॉच क्या केवल कश्मीर में उसको कुछ दिखाई देता है? यहां नहीं दिखाई दे रहा है कि हो क्या रहा है? देखिए दिनेश, ये तो अब जग जाहिर है कि ये जो है लॉबीड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ग्राउंड पे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि रेड क्रॉस और आईएमओ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ हो रहा है वहाँ उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। रेड क्रॉस की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट ये टीथलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास हैंड टू माउथ बजट होता है। और उस बजट का भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में काम करने का। 60% बजट जो है या 65% बजट इनके अपने स्टाफ की सर्विसिंग में निकल जाता है, इनके अपने जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स में निकल जाता है। तो ये टीथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। रेड क्रॉस उसके बावजूद भी जहां तक हो सकता है काम कर रही है, बट इस तरह के हालात में उनका ऑपरेशनल जो हैंडीकैप्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पर कुल मिलाकर जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हमने इस्टेब्लिश करी है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये बहुत ही पॉलिटिकल एजेंडा के तहत चलती हैं, और अगर इनको चलाने वालों में आपस में कोई कंसेंसस नहीं है तो जाहिर है फिर वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है जहाँ पे समस्या है। अफगानिस्तान एक एग्जाम्पल है। आप चाइना एक तरफ देखता है, रशिया दूसरी तरफ देखता है, अमेरिका कह रहा है कि बस मझधार में छोड़ के मैं जा रहा हूं, तुम संभाल लो भाई, हमने तुम्हें 10 साल पाल लिया, 20 साल पाल लिया, अब यू आर गुड इनफ टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अचल सर कि यहाँ पर अभी मसलन आपने बीते कुछ दिनों में अड़ी में ही ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बात की वकालत करने लगे हैं कि तालिबान से तो अब बातचीत करना चाहिए, उसको ये मानते हुए, उसको रिकॉग्निशन देते हुए। तो क्या आतंकवादियों को रिकॉग्निशन देने का वक्त भी आ गया है सर? और अगर ऐसा है तो किस तरह के समाज का, किस तरह की दुनिया का तस्वुर हम कर रहे हैं, ये जरा मैं जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान की एक और बड़ी जीत। भारत के दोस्त कहे जाने वाले इस्माइल खान का सरेंडर। हेरात के शेर कहे जाने वाले इस्माइल खान को पकड़ा गया। हेरात पर कब्जे के बाद गवर्नर, पुलिस चीफ का समर्पण। राजन साहब, हालात किधर जा रहे हैं? देखिए दिनेश भाई, हालात अभी बहुत ही नाजुक हैं। वहाँ पे जो अभी जिस ढंग का न्यूज आ रहा है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये रहेगा कि जो भी अफगान सरकार में वहाँ पे जो लोग थे उनको कैसे बचाया जाए। और आप जानते हैं कि अमेरिका को किस ढंग से अशरफ घानी और पूरे जो गवर्नर का पूरे जो टीम है वहाँ पे किस ढंग से अमेरिका, भारत और बहुत सारे देश ऐसे थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब जिम्मेदारी इन सारे देशों की बनती है कि अगर उनको रिफ्यूज देने की बात होती है तो ये इन सारे देशों को आगे बढ़ के उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और आपने चूंकि बात की है कि वहाँ पे वो सरेंडर करने हैं, और ये एक्सपेक्टेड था, काफी जल्दी हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि कुछ वीक में ऐसा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इशू यह बनता है कि उनको कैसे वहाँ पे सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए। दूसरी बात यह होती है कि अगर मान लीजिए तालिबान सरकार बनती हुई है, तो मैं यह बता दूं उनके लिए वहाँ पे सरकार चलाना आसान नहीं होगा सर। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लेम, ये आसान नहीं होगा, ये डॉक्टर जयंती कह रही है।
ये डॉक्टर एक मिनट गौतम साहब, मैं हाँ गौतम साहब एक ठीक, चीज बोलना चाहता ठीक, हूँ। अफगानिस्तान की जो अभी सरकार है वहां पे 60 से 70% जो उनके फिनांसेस है वो इंटरनेशनल एड से आ रहा है, यानी कि जो दूसरे देश उसको देते हैं, तो उनके पास अपने पैसे भी नहीं है। तो अभी तालिबान अगर आते भी हैं तो उनको चलाना बहुत ही मुश्किल होगा, गवर्नेंस का उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अफगानिस्तान का हालत काफी खराब होने वाला है। गॉट इट। प्रोफेसर कपिल कुमार और अचल मल्होत्रा दोनों इशारा कर रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार जल्दी से प्लीज। दिनेश जी, मैं इस एनालिसिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वहां चलाना मुश्किल होगा। अरे भाई, वो लोग तालिबान का जो कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर हो रहा है वो कब्जा सरकार चलाने के लिए नहीं हो रहा है, वो वहां पे कोई वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए नहीं हो रहा है। वहां जो पाकिस्तान के अंदर आज फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों को और बढ़ाने के लिए, दुनिया जीतने के लिए हो रहा है कि वहां पे और आतंकियों की फैक्ट्री बनाई जाएगी, वहां के बच्चों के हाथों में बंदूक और गोले पकड़ाए जाएंगे। ये किस गलतफहमी में आप हैं? फैक्ट्री बनने वाली है, वहां सरकार नहीं चलने वाली, कोई वेलफेयर स्टेट नहीं बनने वाला। सर, पॉइंट टेकन। जावेद गफारी जवाब देंगे, लेकिन अचल मल्होत्रा जी जल्दी से आपका जवाब। सर नहीं, मैं बिल्कुल पहली बात से सहमत हूँ कपिल जी से कि ये आने वाले वक्त में अफगानिस्तान जो है आतंकवाद और नारकोटिक्स का जो है एपिसेंटर बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ये स्पेस खाली होगी, चाइना का कोई परहेज नहीं है इसको रिकॉग्नाइज करने में। दूसरी दुनिया की बाकी ताकतें हो सकता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिले, लेकिन चाइना को कोई परहेज नहीं। ठीक है सर, लेकिन उसके बाद एक दूसरी बात यह होगी कि पाकिस्तान को कैसे वे करेगा चाइना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अहम बात बता दूं, दुनिया के मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। तालिबान पर पाबंदी लगाने की मांग तेज हुई है। पाकिस्तान की जोड़ी के खिलाफ लाखों ट्वीट हुए हैं। पाकिस्तान तालिबान पर बैन की मांग पर भड़की इमरान सरकार। पाकिस्तान के एनएसए ने कहा पाकिस्तान की छवि बिगाड़ रहा है भारत। छवि जो अब पूरी दुनिया में बनी हुई है उसको क्या बिगाड़ेगा कोई? जावेद गफारी साहब। दिनेश जी, पहली बात, आप कह रहे हैं कि हुकूमत कैसे चलेगी, मतलब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि तालिबान हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोगों के $3 बिलियन जो अरे आप लोग इतना दिन रात एक किए हुए हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, करीब तक तो पहुंच गए हैं आप लोग। दिनेश जी, इसे सपोर्ट नहीं कहते। आप एक देखें, 20 साल उन्होंने एज अपोजिशन गुजारा है ना, लेकिन वो हारा नहीं है, थका नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं कि अगले 20 साल वो थक जाएगा? वो नहीं थकता, वो पैसा भी कमाता है और उसके पास पैसा है। ये सीनियर बैठे हुए हैं, ये बता देंगे आपके को उनके पास पैसा। गफारी, आज तो मुझे आपसे संवेदना हो रही है। आप जो कह रहे हैं, आप भी मालूम है कि उसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तालिबान अगर मजबूत होते चले गए, जिसको आप दूध पिला रहे हैं वो और मजबूत होता चला गया, तो अंजाम क्या होगा आपको मालूम है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा अपने तमाम मेहमानों का, बहुत धन्यवाद करूंगा। वक्त नहीं है वरना और चर्चा करता। बहुत धन्यवाद जावेद गफारी, आपने भी वक्त निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत धन्यवाद। मैंने आस्तीन के संदर्भ में एक उदाहरण दिया, बीच में मैंने ये भी कहा कि सांप या तो छेड़ो मत या फिर छोड़ो मत, लेकिन मुझे लगता है आज नाग पंचमी है, सांपों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हमको। तालिबान और सांपों में कभी तुलना नहीं हो सकती। तालिबान के लिए सिर्फ एक शब्द हो सकता है, हैवान। अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।